महोदय, हम लोग चुनाव सुधार पर चर्चा कर रहे हैं। हालांकि हमारे देश की जो चुनाव प्रणाली है वो पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ चुनाव प्रणाली है और आज हमारे देश की चुनाव प्रणाली की चर्चा पूरे विश्व में होती है कि पूरी निष्पक्षता के साथ इस देश में चुनाव होता है। लेकिन फिर भी चुनाव प्रक्रिया में कोई और भी कितनों अच्छा से अच्छा हो, उसमें कोई ना कोई सुधार की गुंजाइश होती है और इसलिए हम लोग इस चुनाव सुधार पर चर्चा कर रहे हैं। हम सब लोग यह उम्मीद कर रहे थे कि विपक्ष की तरफ से ये आएगा कि अभी जो वर्तमान चुनाव प्रणाली है उसमें क्या सुधार की गुंजाइश है और क्या बेहतर बनाया जा सकता है, तो यह चर्चा उस पर सीमित होनी चाहिए थी। लेकिन हम सुन रहे थे कांग्रेस पार्टी के हमारे साथी मनीष तिवारी जी का भाषण। मनीष तिवारी जी, छोड़ दीजिए ना भाई आप। मनीष तिवारी जी वकील भी और वरिष्ठ वकील है। कम से कम जब उन्होंने चर्चा प्रारंभ किया तो मुझको लगा कि कोई सकारात्मक सुझाव उनकी तरफ से आएगी और ऐसा कोई सुझाव देंगे जिससे चुनाव की प्रणाली में और क्या सुधार की गुंजाइश किया जा सकता है। लेकिन उनका भाषण जब हमने सुना तो मुझको आश्चर्य हुआ कि एक वरिष्ठ अधिवक्ता होते हुए भी जिन सवालों को उन्होंने उठाया उस सवाल का इस सदन से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने चर्चा प्रारंभ किया चुनाव आयोग पर। महोदय, आप सबको मालूम है, हम सबको मालूम है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक संस्थाओं के कार्यकलाप पर हम यहां चर्चा नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी वो चुनाव आयोग के कार्यकलाप पर चर्चा कर रहे थे, अब उस पर प्रवचन दे रहे थे। अभी नहीं है, चले गए। लेकिन हम समझते हैं, मैंने हमको आश्चर्य हुआ इस बात से कि मनीष जी जैसा विद्वान आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, जिसको संविधान का पता है, वो भी चर्चा कर रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने चुनाव आयोग के सवाल पर चर्चा किया जिसका यहां कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को प्रभावित किया जाता है। चुनाव आयोग को हम लोग प्रभावित नहीं करते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार कभी किसी संवैधानिक संस्थाओं के कार्यकलाप में कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। आप करते थे। अरे वाह भाई वाह, आप कुछ बता दें। आप जिसके साथ गलमहियां लगाए हुए हैं, गिल साहब उदाहरण है इस देश में। गिल साहब मुख्य चुनाव आयुक्त थे और मुख्य चुनाव आयुक्त से हटते राज्यसभा में पहुंच गए और कांग्रेस सरकार में मंत्री बन गए। और आप कह रहे हैं प्रभावित करते हैं। कोई उदाहरण है क्या? कोई उदाहरण है कि मोदी जी की सरकार में किसी संवैधानिक संस्था में बैठे लोगों को राजनीतिक रूप से कहीं से जोड़ा गया हो? नहीं है। ये काम आप करते थे। उसके आगे भी कह बता देंगे कि जो सर्वोच्च न्यायालय में बैठे हुए एक जज थे, उनको भी राज्यसभा में लाए थे, कांग्रेस पार्टी ने लाया था। तो इसलिए वो छोड़ दीजिए। ये काम आपका है और ये काम मुख्य तौर पर आपका नहीं है। आप तो नहीं है, आप बेकार उसमें कर रहे हैं। उनके साथ ज्यादा मत सटिए, नहीं तो बिहार में जो हालत हुआ है वही वहां भी होगा। इसलिए उधर मत सटिए, थोड़ा दूर रहिए।
डिस्टेंस बना के रखिए। तो इसलिए महोदया हम कह रहे हैं कि मनीष तिवारी जी ने चुनाव आयोग पर, हमारा काम नहीं है वो, यह संसद पर चुनाव आयोग के कार्यकलाप पर चर्चा नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं, विद्वान है तो बोल रहे हैं। अब विद्वान को कौन रोकेगा भाई? विद्वान है तो जो बोलेगा वही विद्वता में माना जाएगा। अब आप एक बात बताइए कि उन्होंने एसआईआर की चर्चा की। एसआईआर का चर्चा करने का ये सदन में हमको चर्चा करने का हक नहीं है। ये हमारा सरकार का फैसला नहीं है, ये मोदी जी की सरकार का फैसला नहीं है एसआईआर कराने का, ये चुनाव आयोग का फैसला है। और संविधान ने चुनाव आयोग को यह दायित्व दिया है कि बेहतर से बेहतर व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए वो अपने कार्यकलाप को चलाए, और इसलिए एसआईआर कराने। लेकिन एक नागरिक की हैसियत से हम चुनाव आयोग ने जो किया है हम उस पर नहीं कर रहे, लेकिन एक मतदाता की हैसियत से अभी हमारे राज्य में, बिहार में भी एसआईआर हुआ है। तो एक नागरिक की हैसियत से हमको जो अनुभव है कि अगर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अगर चुनाव आयोग कर रहा है किसी भी दृष्टिकोण से, वह गलत नहीं है, वो 100% सही है। क्या कहा चुनाव आयोग ने? चुनाव आयोग ने क्या कहा कि भाई 2003 में एसआईआर हुआ था और 2003 के बाद हम एसआईआर करा रहे हैं। 2003 के बाद जो जो लोग मतदाता सूची में आए हैं उनको 11 विकल्पों के साथ, इस देश के हम नागरिक हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, इससे संबंधित एक प्रमाण पत्र जमा करिए। हम अगर इस देश के नागरिक हैं और हमको चुनाव आयोग कह रहा है कि आप नागरिकता का अपना प्रमाण पत्र दीजिए, तो हमको क्या दिक्कत होगी? हमको क्यों परेशानी होगी? मैंने भी इस बार एसआईआर हुआ, हमने भी फॉर्म जमा किया, सारे प्रमाण पत्रों के साथ हमने किया। अब इनके लिए दिक्कत है कि जो इस देश का नागरिक नहीं है। महोदय, हम आपको एक बात बता देते हैं, जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई तो बिहार में 2 जिले ऐसे हैं जिन जिलों में 5 लाख लोग से ज्यादा लोगों ने 3 महीने में नागरिकता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया। वो कौन थे भाई? कौन थे वो कौन थे? और अगर ऐसे लोगों को सत्यापित करने का काम चुनाव आयोग कर रहा है तो चुनाव आयोग क्या कर रहा है? एक नागरिक की हैसियत से हम इस बात को कह सकते हैं। 11 विकल्प में आपको एक विकल्प भी दे सकते थे। यह चुनाव आयोग का दायित्व है। और फिर आप एसआईआर पर चर्चा कर रहे हैं। एसआईआर पर तो सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में बहस हो चुका, तो फिर यहां काहे के लिए बहस कर रहे हैं? आप मनीष तिवारी जी वरिष्ठ अधिवक्ता है, सुप्रीम कोर्ट में वो सारा तर्क आप जाके रखते, लेकिन नहीं किया आपने। आप एसआईआर का चर्चा कर रहे हैं, आप ईवीएम का सवाल उठा रहे हैं। इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जरा मनीष तिवारी जी को यह भी बताना चाहिए था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 वर्षों तक इस देश के प्रधानमंत्री रहे। किस चुनाव प्रणाली से वो जीत कर यहां आए थे और यूपीए की सरकार में, संसद में सरकार चला रहे थे 10 वर्षों तक? इसी ईवीएम प्रणाली से। इसी ईवीएम प्रणाली से आप अगर 10 साल तक सरकार चला लिए, आपको अगर 10 साल तक बिहार देश की जनता ने आपको अगर सत्ता में बैठा दिया तो ईवीएम ठीक है, और लगातार प्रयास करने के बाद भी आपको जनता स्वीकार नहीं कर रही है तो ईवीएम गलत है। अरे आप ईवीएम के बजाय आप बूथ लूटने का उपाय चाहते हैं। बैलेट जो था वो बूथ लूटने का हथकंडा था, जिसको चुनाव आयोग ने और इस देश की चुनाव प्रणाली से हटा दिया गया, और यह एक सही निर्णय था निष्पक्ष चुनाव कराने की दिशा में। आप ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। आप पश्चिम बंगाल जीत जाते हैं तो ईवीएम सही है,
आप हिमाचल में जीत जाते हैं तो ईवीएम सही है, आप कर्नाटक जीत जाते हैं तो ईवीएम सही है, आप तेलंगाना जीत जाते हैं तो ईवीएम सही है, जैसे ही आप महाराष्ट्र हारते हैं ईवीएम गलत हो गया, जैसे ही आप हरियाणा हारते हैं ईवीएम गलत हो गया, आप बिहार हारते हैं ईवीएम गलत हो गया। कौन सा मापदंड चलाते हैं? आपका यही दोहरा चरित्र जो है इस देश के लोग पहचानते हैं, और आपके दोहरा चरित्र जो है उस पर कभी देश के लोग भरोसा नहीं करते, यही कारण है। अब मनीष तिवारी जी बोल रहे थे एसआईआर पर। मनीष तिवारी जी तो विद्वान वकील है, संविधान की धारा 326 पढ़ा होगा उन्होंने। अभी ये कल्याण बनर्जी साहब चले गए, 327 संविधान का 327 पढ़ रहे थे, 326 पढ़े ही नहीं। 326 में संविधान के 326वें धारा में लिखा हुआ है इस देश का जो नागरिक होगा वही इस देश का मतदाता होगा, और चुनाव आयोग ने कहा कि आप इस देश के नागरिक हैं, इसको प्रमाणित करिए, तो गलत हो गए। तो संविधान की प्रावधानों के विपरीत आप चर्चा कर रहे हैं, आप संविधान के प्रावधानों के खिलाफ बोल रहे हैं। आप चाहते हैं कि संविधान के प्रावधानों के विपरीत आपकी मनमानी से यह चले। आप किसी भी प्रकार एन केन प्रकार जितना हथकंडा हो सकता है सब हथकंडा अपना के किसी तरह सत्ता पाने के लिए पूरा जुगाड़ कर रहे हैं, पूरा अभियान चला रहे हैं, लेकिन इस देश की जनता आपको स्वीकार ही नहीं कर रही है। वो जान रही है कि आप में कुछ है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं है, तो अब आप क्या करिएगा। तो इसलिए संविधान की धाराओं के खिलाफ वो कर रहे हैं। अब सवाल ये नहीं है, हम चुनाव सुधार पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इन सबों का विपक्ष के जितने नेता हैं सबों का भाषण हमने सुना। सबों का भाषण चुनाव सुधार करने के बजाय चुनाव की जो वर्तमान सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है उसको कैसे तहस नहस कर दिया जाए, उसको कैसे प्रभावित करने का रास्ता खोल लिया जाए, इसकी चर्चा कर रहे हैं। आप ईवीएम की चर्चा कर रहे थे, मनीष तिवारी जी कह रहे थे वोट देता है पता नहीं चलता। अरे भाई, आप वोट नहीं दिए क्या? हम लोग भी वोट दे के आ रहे हैं अभी। ईवीएम जब आप बटन दबाते हैं तो वीवीपैट दबता है, और वीवीपैट का जो सिग्नल है वो बताता है कि आपने किसको वोट दिया, और तब उसके बाद आप बूथ से बाहर निकलिए। आप क्या बात कर रहे हैं? कौन सा कुतर्क कर रहे हैं? हम सब लोग अभी दे के आए हैं। तो इसलिए आपकी पूरी मंशा है कि इस वर्तमान चुनाव प्रणाली को कैसे तहस नहस किया जाए, कैसे संवैधानिक संस्थाओं को अपमानित किया जाए, कैसे वर्तमान व्यवस्था को, चुनाव प्रणाली को जितना से ज्यादा प्रदूषित कर सकते हैं, प्रदूषित करने का आप लगातार आपका प्रयास है, और प्रदूषित करने का उद्देश्य से ही आप एसआईआर, आप ईवीएम, चुनाव आयोग ने तो कई बार कहा, खुला आमंत्रण दिया है कि अगर ईवीएम में छेड़छाड़ होता है तो कोई आके हमको प्रमाणित करके बता दे। आप कभी जाते ही नहीं है, आप कभी नहीं जाते हैं। जब चुनाव आयोग कहता है कि एफिडेविट करके दीजिए, तो विरोधी दल के नेता कच्ची गली पकड़ लेते हैं, कच्ची गली से निकल लेते हैं। तो ये कच्ची गली से निकलने के बजाय पक्की गली पकड़िए। पक्की गली पकड़िएगा तभी जनता का कुछ भरोसा आप पर होगा, और तब आप पर कुछ जनता का भरोसा होगा। वैसे मेरा एक सुझाव है, अभी प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक सलाह दिया है, कहा है कि भाई हम मुफ्त टिप्स देने के लिए तैयार हैं। तो आप मुफ्त प्रधानमंत्री जी से मुफ्त टिप्स लीजिए, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यह मानना है कि भाई आज तो विपक्ष कुछ है ही नहीं। जब विपक्ष मजबूत रहता है तो लोकतंत्र मजबूत रहता है। तो प्रधानमंत्री जी तो चाहते हैं तो कुछ टिप्स लीजिए, अकेले में जाइए, कोई प्रधानमंत्री जी किसी को बताएंगे नहीं
चुपके से आपको टिप्स दे देंगे और टिप्स लेके आ जाइए और उस पर काम करिए। तो ये तो काम है नहीं। अभी बिहार चुनाव हुआ है, बड़ा चिल्पों मचा रहे थे। अभी माननीय विरोधी दल के नेता SIR पर पदयात्रा कर रहे थे, पूरे बिहार में भारी पदयात्रा कर रहे थे, और पदयात्रा में दरभंगा में गए तो इनकी रैली में इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भद्दी भद्दी गालियां दी गई, उनके स्वर्गीय माता जी को भद्दी भद्दी गालियां दी गई। आपने एक बार भी उस घटना को कंडेम नहीं किया, आपने नैतिकता के आधार पर नहीं किया, आपने उसको भी नहीं कहा कि हम इसकी घटना की भर्त्सना करते हैं, और आप चर्चा करते हैं। कौन सा मिसलीड कर रहे हैं? कोई मिसलीड नहीं कर रहे हैं, सत्य है। सब नहीं किया, दिखाइए। नहीं किया, किसी ने नहीं किया। तारिक साहब, आपका जमीन भी खसक गया इस बार चुनाव में, चिंता मत करिए। किसी ने कंडेम नहीं किया, किसी ने इसकी भर्त्सना तक नहीं की। और आप बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का नेता है, वो कांग्रेस पार्टी का नेता है, वो टिकटार्थी था विधानसभा के चुनाव में, उसको टिकट मिल भी गया। बाद में इन लोगों ने कहा कि बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, उसका टिकट बदल दो, तो अंतिम समय में इन लोगों ने टिकट बदल दिया। ये तो इनका चरित्र है। वो भी हार गया, जिसको बदले वो भी हार गया। तो इसलिए महोदया, इनका जो कारनामा है, गोगोई जी, आपका जो कारनामा है, उस कारनामे के कारण आप 27 से 19 पर आए, 19 से अबरी 6 पर पहुंच गए हैं। 6 पर पहुंच गए हैं। अगर यही रहा तो 0 पर, लड्डू पर पहुंचिएगा। जरा सुधार अपने आप में करिए, सकारात्मक रोल में आइए। इनके एगो सहयोगी थे, पूरा अपना शपथ ग्रहण का तिथि घोषित कर दिए कि फलना तारीख को हम शपथ ग्रहण लेने के लिए राजभवन जा रहे हैं। स्वघोषित मुख्यमंत्री अपने को बना दिए। अब उनका हश्र जानिए सभापति महोदया, 79 से 25 पर आ गए, 25 पर आ गए। तो ये हश्र है। यही हाल है। इस देश की जनता का भरोसा आप पर नहीं है। इस देश की जनता का विश्वास आप में नहीं है। आप बात करते हैं, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, चुनाव सुधार पर चर्चा, और उसके बहाने चुनाव आयोग पर और SIR पर चर्चा। जो इस देश की जनता ने SIR को, भारी SIR के विरोध में महान पदयात्रा किया विरोधी दल के नेता से, और जहां जहां पदयात्रा किए उस जिला में एको गो सीट नहीं मिला, पूरा जिला का जिला साफ हो गया। तो ये इनका है कारनामा। तो इसलिए महोदया, हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि हम ये चाहेंगे कि जो चुनाव की हमारी जो है, उसको कंस्ट्रक्टिव वे में आप ले चलें, उसको सकारात्मक दीजिए। और प्रधानमंत्री जी मजबूत लोकतंत्र चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत रहे, और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने विरोधी दल के नेता को ऑफर किया है। पहले को संविधान का किताब लेके घूमते थे सभापति महोदय, संविधान का किताब लेके आते थे, ऐसे ऐसे दिखाते थे। इस सदन में रोज संविधान का किताब ऐसे ऐसे दिखाते थे। आम सभा में जब जाते थे, रैली में संविधान पढ़ते थे, पूरा संविधान दिखा, देखो ये संविधान है, आपने देख लिया ये संविधान है। आजकल वो किताब लेके नहीं आ रहे हैं, कहा कि टोटल बात उस संविधान के विरुद्ध कर रहे हैं। संविधान की धारा का 326 के विरुद्ध बोल रहे हैं, आर्टिकल 326 के खिलाफ बोल रहे हैं, तो संविधान के खिलाफ ही ना बोल रहे हैं, तो संविधान का धज्जी उड़ा रहे हैं। वैसे हमको आश्चर्य नहीं है आपके संविधान की धज्जी उड़ाने में, हम लोग भुक्तभोगी रहे हैं। 1975 में जब इस देश में आपातकाल लाके आपने पूरे संविधान का
धज्जी उड़ा के उसको कूड़ेदान में फेंक देने का काम किया। ये वही कांग्रेस पार्टी है और फिर से संविधान की धज्जी कांग्रेस पार्टी उड़ा रही है। कांग्रेस पार्टी संविधान की धज्जी उड़ा रही है। तो इसलिए चुनाव सुधार के मेरे ख्याल से, हाँ, मैडम के आदरणीय पिताजी, स्वर्गीय पिताजी करुणानिधि साहब भी जेल में चले गए थे, उनको भी उठा के जेल में बंद कर दिया था। हम लोग उस समय जेल में थे, उनके प्रति काफी सम्मान रहा है, उनके प्रति काफी रेस्पेक्ट था और इसलिए, लेकिन अब क्या करेंगे, मजबूरी है कि उनकी पार्टी भी उनके साथ लगी हुई है। हम आप लोगों से आग्रह करेंगे, इनका साथ छोड़िए, जितना दिन इनके साथ रहिएगा सबका भट्ठा बैठेगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। अब ये हंस रहे हैं, मुख्यमंत्री का शपथ लेने वाले पार्टी के नेता माननीय अभय जी हंस रहे हैं, अब 79 से 25 पर आ गए, तब क्या करिएगा अभय जी? जनता का निर्णय स्वीकार करिए, गले लगाइए। हाँ, हम 7 से बढ़ते चले गए, घटने का काम नहीं हुए, चिंता मत करिए। और इसलिए महोदया, मैं मानता हूं कि हमारा जो चुनाव प्रणाली है, हमारी जो चुनाव प्रक्रिया है, वो विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। इसमें किसी सुधार की आवश्यकता नहीं है। और जो विपक्ष की तरफ से ये लाया गया है, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, चुनाव सुधार के नाम पर संवैधानिक संस्थाओं पर हमला है, जिसको स्वीकार इस देश